तो कैसे हैं आप सभी मेरे कक्षा 10 के विद्यार्थी। तो उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपके बेहद पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन में। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार आ चुके हैं। फिर हम लोग एक क्लास देखते हैं, बहुत अच्छी क्लास, ऑब्जेक्टिव क्लास हम लोग देख चुके हैं। आप लोग बहुत अच्छा प्यार सपोर्ट कर रहे हैं उस क्लास में। उससे पहले वाली वीडियो बहुत सारे बच्चे उसको देख चुके हैं और बहुत सारे नए 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 बच्चे भी जुड़ रहे हैं। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं अपना वर्णात्मक प्रश्न। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, क्लास 10th मैथ बोर्ड एग्जाम खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। आप सभी बोर्ड अभी हम आपको जो पीडीएफ डाल चुके थे बच्चों, ये वाली। अब हम इसको पूरा सोल्यूशन कराने चल रहे हैं। ये पीडीएफ जो आप देख रहे हैं सामने, ये पूरा पीडीएफ को हम लोग अब सोल्यूशन करने जा रहे हैं। इसको पूरा हल करने जा रहे हैं। ये जितने क्वेश्चन हम कराए हैं, एक वीडियो हम इसको बना देते हैं बच्चों। इसके बाद एक वीडियो हम जस्ट अभी अपलोड कर देंगे। आज हम 2 वीडियो अपलोड करते हैं। ये वीडियो बहुत अच्छी होगा। कल जो हम वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हम लोग बोर्ड की कॉपी पर लिखना देखेंगे। 2 वीडियो कल हम अपलोड करेंगे दिन में, और जिसमें हम बोर्ड की कॉपी पर आपको लिख के बहुत सारे क्वेश्चन कैसे आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। फिर ऐसे परसों भी बनाएंगे। ऐसे डेली हम लोगों का बहुत अच्छे 3 दिन बच्चों देखिएगा। इतना अच्छी वीडियो बनाएंगे, मैथ की टेंशन आपको खत्म हो जानी है। ठीक है, जो बहुत सारे मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं कि सर मैथ का पेपर कैसा आएगा। बच्चों बहुत आसान पेपर आएगा। जब आप पेपर देख के निकलेंगे सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इतना खुश होंगे, सर पेपर तो बहुत सारी चीज़ें वही आई जो आप पढ़ाए हुए थे, और आ ही क्या सकता है, बहुत आसान पेपर आएगा। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम रिलैक्स रहना है। मस्त पेपर होगा आपका, जैसे आपका हिंदी का पेपर हुआ। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन तो हम करा चुके थे इससे पहले वाली वीडियो में। अभी तक अगर आप सारी वीडियो नहीं देखे हैं, हम अनसॉल्व भी करा चुके हैं, तो प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर चैनल पे बच्चों देख सकते हैं। अगर अभी तक आप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप कमेंट करिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और इसके बाद अगर अभी तक आप सारे बच्चे अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बच्चों, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और अभी तक अगर अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके साथ पूरा बोर्ड एग्जाम और इसके बाद भी हम आपके साथ रहने वाले हैं। अब आपको कोई घबराने की बात नहीं है, हम एकदम सारी सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सीधे अब शुरू करते हैं। 2 मिनट बहुत सारी बातें होगी, हम लोग सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। ये क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग आते हैं, सिद्ध कीजिए √3 एक परिमेय संख्या है। बच्चों यहाँ से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, या फिर √3 आएगा, √2 आएगा, √5 आएगा, √7 आएगा। कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको बच्चों जरूर दिखेगा, कोई ना कोई रूट वाला। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन सबसे पहले शुरू करते हैं। √3 एक परिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं, फिर हम लोग इसका सलूशन को लिखेंगे। आइए तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या। एक क्वेश्चन बताएंगे, इतना जबरदस्त तरीके से बताएंगे, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे। एक हम बता रहे हैं, बाकी 3-4 आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। बस वैल्यू बदल देना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगा। सेम तरीका, सेम मेथड, सब कुछ सेम रहने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। आप यहाँ सीधे लिखेंगे। चलिए तो आप यहाँ शुरू करेंगे मेरे साथ, एकदम अच्छे तरीके से आप लिखेंगे। माना √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय पर हम प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे। तो यहां लिखेंगे एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 बराबर P/Q, जहां P व Q सहअभाज्य, हम सहअभाज्य बता चुके हैं, जो केवल एक से कटता है। सहअभाज्य खंड, अभाज्य गुणनखंड है। क्यों डज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको सब लिखना पड़ेगा, सारी चीजें एकदम डिटेल में लिखें। कल हम लोग कॉपी लिखेंगे, कैसे बोर्ड में आप कॉपी लिखें कल हम आपको बताएंगे। आज केवल हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इतना आपने लिख दिया, √3 परिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय हम इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे जब तक परिमेय नहीं लिखेंगे। आगे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मेरे साथ साथ आप भी लिखते चलेंगे। फिर हम आपको पीडीएफ देंगे इसका, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ अच्छे से लिखेंगे बच्चों। जब तक आप मैथ में खुद से नहीं लिखेंगे ना, तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। आपको खुद से लिखना पड़ेगा। ठीक है, वर्ग करने पर
√3 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। सही है। √3 का स्क्वायर 3, p²/q²। सही यहाँ तक। अब देखिएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 3q² बराबर p²। अब यहाँ से q² बराबर p²/3 क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। जो भी समीकरण बनेगा हम लोग उस समीकरण को लिखते चलेंगे और उसको हम लोग यहाँ पे डाल भी देंगे। ये देखिए यहाँ पे हम इसको डिब्बे में बंद कर देंगे, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। सही यहाँ तक सारी चीज़ें समझ रहे हैं ना? अब देखिएगा आप यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे इसके बारे में, कुछ हिंदी भी हमको लिखना पड़ता है। लिखेंगे यहाँ पर p² 3 से क्या है? विभाज्य है। यहाँ पर p² 3 से विभाज्य है, अतः जब p² 3 से विभाज्य है तो p भी क्या हो जाएगा? p भी 3 से विभाज्य होगा। p भी 3 से विभाज्य होगा। जब p² विभाज्य है तो p भी विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग फिर से एक बार मानेंगे। लिखेंगे माना p बराबर 3m। क्या लिखेंगे? माना p बराबर 3m, 3r, कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लास में हम r माने थे, आप एक ही बात है, चाहे m मानिए चाहे r मानिए, बात सेम है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में p बराबर 3m रखने पर, समीकरण 1 में p बराबर 3m रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ पे है? ये वाला है, तो इसमें मान रख देंगे। q² बराबर कितना रख देंगे? 3m का स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो q² बराबर 9m²/3 काट देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? q² बराबर हो जाएगा 3m²। ठीक है, तो यहाँ से अगर m² की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये लिख सकते हैं 3m² बराबर q²। ठीक है, तो m² बराबर q²/3 ये हो जाएगा समीकरण नंबर, हम इसको 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 2। ये समीकरण नंबर 2। अब सेम वही चीज़ यहाँ भी लिख देंगे जो हम लोग अभी उसमें लिखे थे। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर q² 3 से क्या है? विभाज्य है, अतः q भी 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। क्या होगा? q भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिए, आइए समझाते हैं। यहाँ तक समझ गए सारी चीज़ें? ये नोट कर लीजिए, ये सब हम लोग अच्छे से एकदम इसको समझ गए। अब देखिए यहाँ पे बच्चों एक बहुत बड़ी चीज़ समझने वाली बात है कि जो ऊपर हम p व q को क्या माने हैं? सअभाज्य गुणनखंड है। ठीक है ना, सअभाज्य गुणनखंड माने थे, तो इनका मौस क्या होता है? 1 होता है। सअभाज्य गुणनखंड वह होता है जिनका मौस 1 होता है। हम लोग पिछली वीडियो में इसको समझ चुके हैं, कर चुके हैं। नहीं है तो लिख लीजिए कि सअभाज्य क्या होता है? ये सअभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जिनका मौस 1 होता है। तो यहाँ पर p 3 से कट रहा है तो q भी उसे क्या करेगा? q भी 3 से कट रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है इसलिए क्या कर देंगे? यह हमारा ऐसा विरोधाभास है, क्योंकि यहाँ मौस 1 होना चाहिए, वही सभाज्य है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 3 है, तो उसका मौस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जबकि होना कितना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो
तो समझ में आ गया ना। ये देखिए यहाँ से हमने शुरू किया है, आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे बच्चों। बहुत आसान है सारी चीज़ें, आप एक बार दो बार वीडियो को देख लेंगे एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जितना सिंपल तरीके में हो सकता था उतना हम बताने की कोशिश किए हैं। उम्मीद है आपको एकदम समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है ये, पहला करा चुके थे, दूसरा भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से बताएंगे। 3 तरीके कौन कौन सा? एक बच्चों बताएंगे विलोपन, दूसरा बताएंगे प्रतिस्थापन, तीसरा बताएंगे बज्र गुणनखंड विधि। 3 तरीके से हम इसी क्वेश्चन को 3 प्रकार से सॉल्व करना सिखाएंगे बच्चों। क्वेश्चन सेम यही आएगा, बस वैल्यू अलग हो सकती है। अब यहाँ √3 दिया है तो पेपर में √2 आ सकता है, √5, √7 कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। जब आप करके आएंगे तो आप खुद ही बताएंगे। इस क्वेश्चन को आइए हम लोग लेते हैं तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बज्र गुणनखंड विधि, तीनों विधि से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप चाहें तो बच्चों अलग अलग क्वेश्चन को भी लेकर, आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप कर सकते हैं। बस हमारा तरीका है क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करना आपको सिखा सकते हैं। तो चलिए विलोपन को हम सबसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहले दिया है 2x + 3y = 11। दूसरा क्वेश्चन है 2x - 4y = -24। ये है, हम इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब विलोपन विधि से है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 - समीकरण 2, समीकरण 1 - समीकरण 2। तो अब यहाँ लिख सकते हैं 2x + 3y = 11। यहाँ लिखेंगे 2x - 4y = -24। ये आप इसको हल करेंगे तो जब हम यहाँ से घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। तो 2x से 2x बच्चों क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। और 4 और 3 कितना जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7। क्योंकि ये माइनस था प्लस, जब घटाते हैं बच्चों तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। नीचे वाले का माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस, प्लस था तो माइनस, ये प्लस माइनस कट गए। अब ये 4 और 3 +4 + 3 कितना हो गया 7y = +24 हो गया और 11। इस चिन्ह से हमारा मतलब होता है, इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि चिन्ह हमारा बदल जाता है। तो 4 1 5 और 2 1 3, 7y = 35। तो y = 35 और ये गुणा में है, नीचे भाग में आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। y बराबर कितना आ चुका है बच्चों, y बराबर 5 आ चुका है। ये देखिएगा सही है यहाँ तक। अब देखिए इतना तो मेरा आ चुका है, ठीक है, आपका भी आ गया होगा। आप सब हम भेजे थे, कुछ बच्चे प्रयास भी किए होंगे। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। तो आइए हम लोग समीकरण में रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में रख सकते हैं, चाहे 1 में रखें 2 में रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 दिया है 2x + 3y = 11। तो y का मान 5 रखेंगे। 2x + 3 गुणते y का मान कितना रखेंगे 5 = 11। सही है। तो 2x + 5 × 15 = 11। 2x = 11, ये +15 है बच्चों, उधर जाएगा -15 हो जाएगा। 2x = 11 - 15 में से 11 गया, कितना बचेगा 4। x बराबर कितना हो जाएगा -4/2, 2 गुणा में था भाग में हो गया। x बराबर कितना आएगा -2। तो x बराबर कितना आ चुका है, x बराबर आ गया सर -2। y बराबर कितना आ गया, y बराबर 5। ये हमारा होता है विलोपन विधि। कितना आसान था ना, देख लीजिए एक बार सारे, एक बार देखिए हम इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से एकदम सॉल्व कर चुके हैं। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा x और y। अब आपको एक चीज बताते हैं, देखिए क्या बताने वाले हैं।
बच्चों ये है कि देखिए ये जो x बराबर -2 है, y बराबर 5, अब इस तीनों विधि से हम करते हैं क्या करेंगे, तो आप देखेंगे सेम उत्तर आएगा। x का मान हमेशा -2 आएगा, y का मान हमेशा 5 ही आएगा, और कुछ भी वैल्यू नहीं आ सकती। हम कोई विधि से करें, चाहे विलोपन से करें, प्रतिस्थापन से करें, वज्र गुणनखंड विधि से करें, किसी विधि से करेंगे वैल्यू सेम आएगा, x बराबर -2 y बराबर 5। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो आइए अब हम लोग करते हैं अपना दूसरा तरीका, कौन सा, प्रतिस्थापन विधि। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना दूसरा तरीका, जिसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। आपको तीनों तरीका हम सिखा देंगे, कोई भी तरीका आएगा आप सभी बच्चे एकदम आराम से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो पहला समीकरण दिया हुआ है 2x, सेम समीकरण लेते हैं 3y बराबर 11, इसको हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। दूसरा दिया है 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है, ये दोनों समीकरण को हम मान लेते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जहां कुछ सरल दिखता है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब सर क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको कौन सा सरल दिख रहा है, समीकरण 1 या समीकरण 2, तो सर हमको थोड़ा बहुत समीकरण 1 अच्छा दिख रहा है, इसमें माइनस होने से लगा इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। तो जो समीकरण हम यहाँ ले लेंगे, अब चलिए बताते हैं, बताते कम है समझाते जाता है। समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, 2x + 3y बराबर 11। अब देखिएगा 2x बराबर 11, ये +3y है, उधर जाएगा -3y, क्योंकि प्रतिस्थापन ही कर रहे हैं, तो प्रतिस्थापन मतलब उधर चला जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों x की वैल्यू ले जाएंगे तो 2 उधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 11 - 3y/2। ये देखिएगा कुछ दिखा, इसका मतलब है कि x की वैल्यू ये आ गई। अब देखिए समीकरण 2 माने थे, अब इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मानेंगे समीकरण 3। क्या मान लिए, समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 2 में, अब तो समीकरण 1 यहाँ ले लिए थे ना, अब एक समीकरण एक ही बार यूज करेंगे, कहने मतलब ये था दोबारा नहीं। जब समीकरण 1 हम यहाँ स्टार्ट किए थे, तो जो भी कुछ करेंगे, अब जो x की वैल्यू हम रखेंगे बच्चों समीकरण 2 में रखेंगे, यही गलती नहीं करना है, बाकी इसमें कुछ गलत नहीं होता है यार, बहुत आसान है ये। देखिए समीकरण 1 से हम स्टार्ट किए थे, अब आप 2 से करेंगे तो वैल्यू हम किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, और जब 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ जो आएगा वो समीकरण 3 आएगा, वैल्यू किस में रखेंगे, हम 2 में रखेंगे, बस इतना ही तो आसान है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण 2 कितना है, 2x - 4y बराबर -24। तो x का मान रख देंगे, 2 गुणित x का मान ये दिया हुआ है, यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ ये पूरा मान उठा के यहाँ पुट करेंगे, तो 11 - 3y/2 और माइनस क्या हो जाएगा, 4y बराबर 24। कुछ बच्चों को हो सकता है यहाँ ना समझ में आया हो, कोई बात नहीं, बहुत आसान है। ये देखिए ये पूरी वैल्यू ना आप एक बार अपने से करिएगा, जरूर आ जाएगा। यक्ष अभी हम लोग 3 दिन पढ़ेंगे ना, अभी हम लोग 3 दिन पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन अभी एक बार 2 बार अभी और आएंगे आपके सामने। ये वैल्यू जो यक्ष की बच्चों थी, ये वैल्यू हम ला करके यहाँ पे क्या कर दिए, पुट कर दिए, और -4 × y बराबर -24, बस। और तो कुछ, बस इसकी जगह ये यहाँ पे ये वैल्यू उठा के हम रख दिए और कुछ नहीं किए हैं। अब देखिएगा आप यहाँ 2 से 2 निपटा देंगे, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 11 - 3y और माइनस क्या बचेगा, 4y बराबर क्या हो जाएगा, -24। तो 11 - 4 3 7y बराबर -24। ठीक है, तो अब देखिएगा ये 11 क्या होगा, उधर चला जाएगा, तो -7y बराबर -24 और -11, तो -7y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -35। क्या 24 25 कितना हो जाएगा, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सही यहाँ तक ना, जल्दी से नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर हम लोग आगे चलें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, PDF तो हम देंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ क्या आया था, 7y बराबर 35, माइनस माइनस कट गया था,
तो y बराबर 35/7, गुणा में है भाग में आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 5। सेम उत्तर आया ना, बताए थे ना, y बराबर 5, x बराबर -2, सब में वही आएगा। अब देखिए एक भी मेरा यूज हो चुका है, समीकरण एक तो शुरुआत ही किए थे। अब जो ये आया था उसकी वैल्यू हम यहाँ 2 में x का मान रख दिए थे बच्चों। अब क्या बचा, 3 वाला बच गया है, तो उसी में हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 11 - 3y/2, तो x बराबर 11 - 3 और y का मान कितना है 5, कितना है 5/2, तो x बराबर 11 - 15/2, तो क्या हो जाएगा x बराबर 11 - 15 कितना हो जाएगा 4/2, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2, आ गया ना, x बराबर -2 और y बराबर 5। देखिए सेम उत्तर आया ना, x बराबर -2 y बराबर 5, यहाँ भी आता है x बराबर -2 y बराबर 5। तो चाहे हम विलोपन करें, चाहे हम प्रतिस्थापन करें, या फिर बच्चों हम बज्र गुणनखंड विधि करें, तीनों विधि में उत्तर कितना आएगा, सेम उत्तर आएगा, कोई भी फर्क नहीं है। दो तो मेरे हो गए। अब हम लोग आइए चलते हैं तीसरा करते हैं बज्र गुणनखंड विधि। ठीक, चलिए तो हम लोग देखते हैं बज्र गुणनखंड विधि। तो देखिए इसमें पहला इक्वेशन वही सेम लेते हैं, 2x + 3y बराबर 11, ये है। फिर इसके बाद 2x - 4y बराबर -24, ये ले लेते हैं। इसमें थोड़ा सा इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x + 3y + 11 है, इधर लाएंगे -11 बराबर 0। इसको भी कर लेते हैं, 2x - 4y -24 है, +24 बराबर 0। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए हम लोग इसको लिखना देखते हैं बच्चों। इसको लिखना बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल होता है, समझिएगा कैसे। देखिए ये यहाँ 2 है, इसको हम सीधे लिख लेंगे 2। समझिएगा, सीखिएगा कैसे बज्र गुणनखंड भी लिखा जाता है। कभी कभी अगर आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर 2 के बाद 3 और 3 के बाद फिर -11, बस सिंपल जो था 2 3 -11, 2 3 -11। फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे -4 और फिर लिखेंगे 24। क्या लिखेंगे 24, 2 -4 और 24, जो था हम उसको लिख लिए। फिर बच्चों यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y और यहाँ लिखेंगे 1, क्योंकि c वाला में 1 माना जाता है, अचर होता है, ये x और ये y। ठीक है, अब समझिए मेरी बात। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज, बराबर x के बटे में, y के बटे में, 1 के बटे में। अब देखिए यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हम लोग जब ये वाला लेंगे x वाला, तो हम इसको क्या कर लेंगे, इसको ढक लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब y को लेंगे तो इसको ढक लेंगे, जब z को लेंगे तो इसको ढक लेंगे। ये तरीका होता है इसको करने का। एक लेते हैं तो इसको एक को ढक लेते हैं। अब जैसे हम लोग x वाला ले रहे हैं तो x को ढक लेंगे। सबसे पहले यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 और 4 का मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा बच्चों 44। फिर -24 तियाँ 72, सही है, समझ रहे हैं ना। ये देखिए अगर हम x को ले रहे हैं तो x को ढक लेते हैं और ये मल्टीप्लाई करते हैं। इधर से सबसे पहले शुरू करें, 11 × 4 = 44, 24 तियाँ 72। अब y वाला ले रहे हैं तो y को ढक लेंगे, इसको हम लोग ढक लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले जब इसको किए थे तब इसको करेंगे। तो 24 दूना 48 माइनस 24 दूना 48 को ढक लेंगे, 11 दूना 22, लेकिन माइनस यहाँ भी होता है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस प्लस और 11 दूना 22। अब इसके बाद ये वाला 1 वाला लेंगे तो इसको ढक लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 दूनी 6। अब इधर से लेंगे, एक बार इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, ये तरीका चलता है। तो 3 दूनी 6 और -4 दूनी 8, तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8। समझ गए यहाँ पे ना। एक बार फिर समझ लीजिए, जब x लेते हैं बच्चों तो इसको ढक लेते हैं, इधर उधर मल्टीप्लाई, फिर 3 मल्टीप्लाई, और जब ये y लेते हैं इसको ढक लेते हैं, और जब z लेते हैं तो इसको ढक लेते हैं। अब देखिएगा
बटे 72 में 44 घटा देंगे, कितना आएगा 28 आएगा। कितना आएगा -28, क्योंकि -72 बड़ा है, बराबर y बटे, इसमें से इसको जोड़ देंगे, कितना बचेगा 70, 1/8 × 6 = 14। सही यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम ये 3 आ गए, अब हम 2 को लेकर सॉल्व कर ले। एक बार x के साथ इसको लेंगे, एक बार y के साथ लेंगे। तो एक बार x के साथ ले लेते हैं, x बटे 28 माइनस है 1/14, ये तो क्या हो जाएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 14x बराबर -28, तो x बराबर -28/14, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2। बताइए आया कि नहीं आया? -2 तो वहाँ भी आया था ना, यहाँ भी -2 आएगा, हर जगह आएगा, वही सेम वैल्यू है। अब इसके बाद देखिए एक बार हम लोग फिर से क्या ले लेंगे, एक बार हम लोग y वाला ले लेंगे, x के साथ इसको, फिर y के साथ, यहाँ लिखेंगे y बटे 70 बराबर 1/14। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14y बराबर 70। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर 70/14। तो बच्चों y बराबर 14×5 = 70, कितना हो जाएगा 5। y बराबर कितना आएगा 5, तो यही तो आया था, सेम देख रहे हैं ना तीनों में। ब्रज गुणनखंड विधि से भी कितना आया, सेम वही आपका आंसर आया जितना कि पिछले में आया था। ये बच्चों तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। तो उम्मीद है आप सभी को तीनों मेथड एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, विलोपन भी, प्रतिस्थापन भी। अब हम सोचिए अलग अलग क्वेश्चन कराते, कोई मतलब नहीं निकलता, एक ही क्वेश्चन को हम तीनों तरीके से कराते, एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जो हम आपसे वादा किए हैं कि हर बच्चे को जरूर 50+, जो भी बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा, अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार देख करके और इसके बाद इसी पर और क्वेश्चन अपनी बुक से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सच में बहुत अच्छा नंबर पा सकते हैं। और जो तो अच्छे हैं तो उनको कोई बात नहीं, उनको तो और रिवीजन होता चल रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 3-4 जो भी रहा होगा, लगभग हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे ना, हाँ। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 पे ये देखिएगा। तो आइए प्रश्न नंबर 3 को हम लोग देख। ये बच्चों क्वेश्चन दिया गया है 1/4, 1 शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है, द्विघात समीकरण ज्ञात। बहुपद नहीं, द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे बहुपद कट गया, तो बहुपद नहीं है, द्विघात समीकरण है। तो समझिए इसको, 1/4, 1 शून्यकों का योग तथा गुणनफल। देखिए यहाँ पे योग भी बोला है और गुणनफल, इसका मतलब जो पहले बोला है वो पहले दिया है, जो बाद में बोला है उसको बाद में दिया है। तो शून्यकों का योग, योग मतलब हो जाता है अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया हुआ है बच्चों, 1/4 दिया है। गुणनफल क्या बोला है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है। अब इसका एक फार्मूला होता है, जल्दी से आप सभी बच्चे लिखेंगे, x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, ये इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये फार्मूला जल्दी सभी बच्चे नोट करेंगे, आप सब नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है ये बहुत बार पूछा जाता है। इस पे एक न एक क्वेश्चन जरूर ऑब्जेक्टिव में या फिर आएगा या फिर वर्णात्मक प्रश्न में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इसको हम एक रूप में और लिख सकते हैं, x² मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों बात एक ही है। तो अब देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1/4। और इसके बाद फिर बाहर क्या हो जाएगा, बाहर x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ पे हम टोटल एलसीएम कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x², यहाँ कितना हो जाएगा -x प्लस 4×1 बराबर 0। ये 4 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो 4x² माइनस x प्लस 4 बराबर 0। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। यही तो पूछा था, ठीक है ना, और तो कुछ पूछा ही नहीं था, यही पूछा था। तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण हमारा ये आ चुका है।
देख लिए ना, ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड पेपर में, सारे आए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं। बहुत ढूंढने के बाद, पूरा दिन इसको खोजने के बाद, सारा कुछ बनाने के बाद तब आपको कराया जाता है। ये नहीं बस ऐसे कहीं से लाए करा दिया, नहीं, सारे क्वेश्चन को पूरे एकदम बुक से और सारा पूरा सीरीज से और पूरे अंसालों से आए हुए प्रीवियस पेपर से पूरा देखा जाता है, तब जाके ये आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ढूंढने के बाद कि ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वो आपको कराते हैं। चलिए, तो समझ गए इसको ना। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 3 क्वेश्चन मेरे हो गए, बहुत 3 क्या हुए तो 5-7 हो गए, लेकिन मेन क्वेश्चन 3 ही हुए। आगे चलें चौथे क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने का, ये भी बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में। तो पूर्ण वर्ग बनाने के, देखने में बहुत छोटा सा लगता है कि ये क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा, लेकिन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इसको। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग यहाँ लिखते हैं हल, हम लोग इसको करते हैं शुरू। 2x² - 7x + 3 = 0। देखिए, इसको क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले x² के गुणांक को हटा दिया जाता है। सबसे पहले x² के गुणांक को हटा दिया जाता है। x² गुणांक कितना है? 2 है। तो कैसे हटाएंगे? 2 से भाग दे देंगे, सब में 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, हट जाएगा। तरीका सीखते रहिए, जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मेथड को बच्चों आप सीखते रहिए। आपको बहुत ऐसा तरीका बहुत ही कम जगह आपको मिलेगा। मतलब हम देखें, चीज़ों को जितना सिंपल वे में हो सकता है उतना कराते हैं। पढ़ाता तो हर कोई है, लेकिन हम चाहते हैं कितना आसान तरीके से बता दें ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, ये 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। अब x² - 7x/2 और +3/2 = 0, ये हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद जो लॉजिक है, यही आपको समझने वाली बात है। यक्स का गुणांक कितना है? यक्स का है 7/2। अब देखिए 7/2, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम 1/2 से क्या करेंगे? इसका हम 7/2 का आधा कर देंगे। आधा कैसा? 1/2, ये आधा कर दिए। अब आधा कर दिए तो कितना हो गया? जो भी यहाँ रहता है यक्स का गुणांक, उसको हम क्या करते हैं? आधा कर देते हैं। आधा कर दिए, कितना हो गया? 7/4, क्योंकि 1/2 से मतलब ये आधा कर दिए, मतलब गुणा कर दिए, तो 7/4। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे, इसका आधा करते हैं। सारी चीज़ें देखिए हम आपको लिखवाते हुए चल रहे हैं। मेन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि बस हम करा दें, खाली हो जाएं। अगर जिसको धीरे लग रहा हो तो आप 1.25 पर स्पीड कर सकते हैं, 1.5 कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा वीक हैं, मतलब थोड़ा सा वीक तो कोई नहीं, सब अच्छे हैं, लेकिन जो लगता है कि सर हम अभी ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, उनके लिए हम इतना आराम से चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। अगर जो पढ़े हैं तो अपना स्पीड थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं? इसका आधा करते हैं। अब जब 7/4 हो गया तो क्या करेंगे? ये जो 7/4 है, इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तथा घटा देते हैं। क्या करते हैं? घटा देते हैं। देखिए, 7/4 का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तथा घटा देते हैं, मतलब जोड़ते भी हैं और क्या करते हैं? घटाते भी हैं। दोनों चीज़ें हम इसमें कर लेते हैं, जोड़ते और घटा दोनों देते हैं। ठीक है, समझ गए ना। जो यक्स का गुणांक होगा, उस सबसे पहले x² गुणांक को हटा देते हैं, मतलब उससे भाग दे देंगे। जो यक्स का गुणांक होगा बच्चों, उसको हम आधा कर देंगे 7/4, और इसके बाद जो आएगा उसको हम उतना स्क्वायर करके जोड़ भी देते हैं और घटा भी देते हैं। आइए हम लोग यहाँ ऐसा काम कर देते हैं जो भी आपको बताए हैं। 7/2 यक्स प्लस 3/2, ये सारी चीज़ें तो सेम नोट कर लिए, सही है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे? प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, और इसके बाद माइनस 7/4 का होल स्क्वायर = 0। देखिएगा, उतना ही स्क्वायर करके जोड़ दिए और उतना ही क्या कर दिए? घटा दिए बराबर। और सब चीज़ें सेम है, सब सेम लिखे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अलग तरीके से नहीं पढ़ना है, सिंपल तरीके से आपको पढ़ना है। उतना स्क्वायर करके जोड़ दिए, उतना ही घटा दिए।
चलिए अब देखिए, एक आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ये देखिए, ये आपको एक फार्मूला दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक आपको फार्मूला दिख रहा है। सर कौन सा फार्मूला दिख रहा है, अभी दिखाते हैं। फार्मूला आपको दिख रहा है बच्चों, यक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ए वर्ग बी वर्ग माइनस 2ab, यही तो होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया। और प्लस क्या बचा आपका, 3/2, ठीक है, ये 3/2 बच जाता है, ये 3/2 आपका बच जाएगा, क्योंकि 2ab यही होता है। अब इसके बाद ये बच गया। अब इसके बाद माइनस 7×49 और बटे 4×4 = 0, सही यहाँ तक। अब देखिएगा हम लोग सॉल्व करेंगे, 7/4 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, अब इसको चाहें तो आप एलसीएम ले सकते हैं, 16 2 8 16 8 3 24 माइनस 49 बराबर 0। ये देखिए एकदम आराम से हम बता रहे हैं आपको, यक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस घटा देंगे कितना बचेगा, माइनस 25/16 बराबर 0, सही है। अब देखिएगा यक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 25/16, तो इसको हम लिख सकते हैं 25/16 बराबर 0। अब यहाँ कुछ दिख रहा होगा आपको, जरूर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है सर, आइए दिखाते हैं, तब तो दिखेगा, बिना दिखाए कैसे दिखेगा, माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। अच्छा सर, ये वर्ग माइनस बी वर्ग दिख गया ना, देखिए दिख गया सारे बच्चों को, तो यहाँ हम लिखेंगे ए वर्ग माइनस बी वर्ग, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। पता है ना ये फार्मूला, नहीं पता हो जल्दी से नोट करिए, ये फार्मूला बहुत सारे महत्वपूर्ण जितने चीज़ें हम उसको सब ऐसे आप भी लिख देंगे, ठीक है ना। ये इसका फार्मूला होता है, ए मतलब कितना दिया है, ए वर्ग माइनस बी वर्ग, तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, ए बराबर दिया है यक्स माइनस 7/4 प्लस 5/4, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में यक्स माइनस 7/4 माइनस 5/4 बराबर 0, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा। अब एक बार अगर हम इसको 0 लें, यदि यक्स माइनस 7/4 प्लस 5/4 बराबर 0, अगर एक बार हम इसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर, ये जो माइनस है ऊपर उधर जाएगा तो प्लस, और जो प्लस है तो माइनस, ये हो जाएगा 7/4 माइनस 5/4, तो यक्स बराबर, नीचे हर समान है तो सेम लिख लेंगे, 7 में से 5 गए 2/4, तो यक्स बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, देख रहे हैं ना, छोटा सा सवाल, कितना बड़ा दम है इस सवाल में, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब हम लोग दूसरा फिर से सॉल्व करेंगे, दूसरा वाला, यदि यक्स माइनस 7/4 और माइनस 5/4 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा, तो यक्स बराबर 7/4 प्लस 5/4, तो ये हो जाएगा यक्स बराबर, हर समान है तो 7 5 12/4, 4 तिहाई 12, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3, यक्स बराबर कितना आ गया 3, और एक यक्स बराबर कितना आया 1/2। बताइए हर किसी को समझ में आया एकदम अच्छे तरीके से ना, एक यक्स बराबर 3, एक यक्स बराबर 1/2। क्वेश्चन देखिए हम बहुत आसान तरीके से करने के बच्चों, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, ठीक है, तो आज हम सारी चीज़ें वही ले रहे हैं जो जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है, हमें पता, क्योंकि हम भी जब क्लास 10th में थे, जो जो समस्या हमको जिस टॉपिक में आ रही थी, वही सारी चीज़ें हम सबसे पहले आज वीडियो में लेकर आए हैं इन सारे क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसके बाद कल फिर हम लोग जो एक ऑब्जेक्टिव 20 और करेंगे, फिर ऐसे कल भी क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग ऐसे परसों भी, और कल आपको, कल क्या मतलब आज ही कह सकते हैं, कल नहीं, अब ये तो आज लगभग 1:30 बज रहा है, हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, तो अब ये आपको वीडियो अभी 2-3 बजे तक अपलोड कर देंगे, फिर आप सुबह उठ के आराम से देख लेंगे। आज हम लोग अपनी बोर्ड कॉपी पर लिखेंगे और इसके बाद एक कॉपी पर वीडियो बना देंगे, फिर हम लोग बाकी ये सारी चीज़ें करते रहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ये देखिए आ गया होगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, बहुत आसान था। चलिए जब पढ़ेंगे तो आसान है, नहीं पढ़ेंगे तो कठिन है, यही तो हमारा होता है मैथ क्या, यही तो हमारा सारा सब्जेक्ट होता है, जो चीज़ें आने लगती है बहुत आसान, जो चीज़ें नहीं आती है बहुत टफ लगता है,
यही तो हमारी पूरी पढ़ाई है। तो इसलिए चीज़ों को हमें आसान बनाना है। देखिए ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, एक जरूर आता है, या फिर ऑब्जेक्टिव पूछेगा या फिर 2 नंबर 4 नंबर में, लेकिन पूछेगा जरूर, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। जब बच्चों कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। ये ऐसे सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी। अब देखिए हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं, लाल बट्टे कक्का। ये पढ़े हैं लाल बट्टे कक्का, लंब बट्टे कर्ण, मतलब क्या होता है साइन, क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। फिर हम लोग पढ़े हैं कॉस थीटा, क्या होता है आधार बटे कर्ण, पता है ना, आधार बटे कर्ण, आप सब पढ़े होंगे। फिर इसके बाद टैन थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। ये हर कोई बच्चा को पता होगा, नहीं पता है तो अब जान लीजिए, सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। तो अब देखिएगा साइन ए 3/4, तो साइन ए देखिएगा यहाँ वैल्यू दिया हुआ है साइन ए, साइन ए 3/4। साइन ए बराबर होता क्या है लंब बटे कर्ण, इसका मतलब ये क्या है, ये है सर लंब, क्या है लंब, और ये क्या है कर्ण, ये क्या है कर्ण। ये वाली वैल्यू ए वाला दिया है, जो ए वैल्यू दिया है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो हमको कोई कोण नहीं लेना है, सिर्फ ए लेना है। तो जो कोण हमें ज्ञात करना होता है बच्चा, उसके सामने क्या होता है, उसके सामने सर लंब होता है। सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है, जो बच जाती है उसे हम आधार नाम से जानते हैं। तो अब इसके सामने लंब है, तो लंब कितना दिया है 3 दिया है, कर्ण कितना दिया है 4 दिया है, तो फिर बच्चा आधार निकालना है। आइए हमारे एक महाशय जी हैं जिनका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, तो उन्होंने एक फार्मूला दिया था, क्या दिया था, उन्होंने बोला था कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इनका नाम था पाइथागोरस। ये एक प्रमेय दिए थे, जिस प्रमेय को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो कर्ण बराबर कितना दिया है 4 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है 3 का स्क्वायर, आधार नहीं दिया है तो ए बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस ए बी का स्क्वायर 16, 9 इधर आएगा, प्लस में है माइनस हो जाएगा, बराबर ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 गई 7, बराबर ए बी का स्क्वायर। अब जब हम ए बी का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया √7, कितना आ गया √7। ये हमारा आधार आ चुका है, समझ पा रहे हैं ना, सारी चीज़ों को आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अब बच्चों हमको मान निकालना है, मान निकालना है cos A। cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है √7 है, और कर्ण का मान कितना है 4 है। तो बच्चों यही आपका उत्तर आ गया। फिर बोला है बच्चों tan A का मान निकालिए, तो tan A बराबर सभी को पता है होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है 3 है, आधार का मान कितना है √7 है। ये आपका क्या आ गया आंसर, सही है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही क्वेश्चन था, ये 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2020 में। ठीक है, तो ये सारे बच्चों पूछे गए क्वेश्चन हैं जो हम आपको करा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए नोट कर लिए ना, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, ये 5वां हो गया, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन ये है, देखिए त्रिकोणमिति का ही एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं, समझिएगा। सेक 4a बराबर कोसेक a - 20, जहां 4a न्यून कोण है तो a का मान बताइए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। सेक 4a बराबर कोसेक a - 20। अब बताइए यहाँ कैसे किया जाएगा, या फिर देखिए बच्चों, जब कभी ऐसा क्वेश्चन मिले, कभी भी ऐसा मिले,
ये वाला। तो आपको या फिर आप सेक को कोसेक में बदल दीजिए या फिर कोसेक को सेक में, किसी एक को किसी एक में कन्वर्ट कर दीजिए। इधर तो पहले से बदला है ना, हम लोग इसको बदलने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी वैल्यू भी ना बदले। सेक अगर हम उसको चेंज करें तो सेक ही आ जाए। तो देखिए सेक 4a को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a। ये देखिए क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। ये इसकी वैल्यू भी नहीं बदली और इसको हम लिख भी दिए। इधर नहीं चेंज करना है, इधर हम लोग सेम लिख देंगे कोसेक a माइनस 20। अब दोनों तरफ कोसेक से कोसेक क्या हो गया, निपट गया। क्या बचा, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। सही है। अब देखिएगा माइनस 4a ये इधर आएगा तो माइनस a बराबर माइनस b, ये उधर जाएगा तो माइनस 90। माइनस 4a माइनस a बराबर माइनस 5a, और ये कितना हो जाएगा, 90 में 20 जोड़ेंगे 110। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ आएगा 5a बराबर 110। सही है। अब a बराबर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 110/5। तो जब इसको काट देंगे तो a बराबर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 22। कितना आ जाएगा, 22। यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर। यही पूछा था ना, a का मान कितना आएगा, 22। ये देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन था, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था, बड़ा डरावना, लेकिन बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए इतने सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अभी हम लोग और कर लेते हैं। आइए अच्छा एक आध और कर लेते हैं। हम लोग इतने सारे क्वेश्चन, ये देखिए इसी सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई अलग से नहीं कर रहे हैं। ये देखिए जो आपका है यही सारे क्वेश्चन हम करने, जो आपको कराए थे अभी दिए थे वही सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। एक रचना वाला है यार, मेरे पास ज्योमेट्री नहीं है, चलिए इसको अभी कराते हैं। ठीक है ना, इसको हम बाद में कराते हैं क्योंकि हमारे पास गोलार्ध धोलार्थ नहीं है। अगर आप कहिए तो हम ऐसे खींच के बता दें, लेकिन ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे। इसको गोलार्ध से कराने की कोशिश करेंगे, कराएंगे 3 4 5 रचना की वीडियो जरूर कराएंगे क्योंकि रचना आपका पूछा जाएगा। आइए हम लोग एक बीच की दूरी कर लेते हैं, विविध कर, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको बस करते हैं। कल हम लोग सांख्यिकी वगैरह, कल क्या मतलब आज ही सांख्यिकी का भी, मतलब ये सारी चीज़ें इतना कराने के बाद एक वीडियो और, अभी आज ना सोच रहे हैं 2-3 वीडियो आज अपलोड करेंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोग कमेंट करा करिए, बहुत अच्छा आप लोग कमेंट भी करते हैं, सारी चीज़ें आप पूछ भी रहे हैं, बताते भी हैं, बड़ा अच्छा लगता है सच में। आपसे लगता ही नहीं कि आप इतने दूर हैं, लगता है कि सारी चीज़ें हम लोगों की बातचीत एकदम अच्छे से हो रही है। चलिए हम लोग ये करते हैं 9 नंबर, 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। तो चलिए हम लोग 20 की दूरी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7। 20 की दूरी तो ऐसे आपको आता भी होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, तो आइए हम निकालना आपको सिखा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया है 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी बताइए। ये देखिए 20 की दूरी, तो जब कभी बच्चों 20 की दूरी की बात करेगा ना, तो इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये आप इस बिंदु को 1 माने, इस बिंदु को a माने, इस बिंदु को b माने। यहाँ 2, 3 और यहाँ क्या मानेंगे 4, 1। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये 20 की दूरी वाला 100% आपको दिखेगा। ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे x1 y1, इसको बोलेंगे x2 y2। 20 की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। d बराबर वैल्यू पुट कर देंगे, 2 माइनस x2 का मान है 4 स्क्वायर प्लस y1 का मान है 3, y2 का मान है 1 का स्क्वायर। d बराबर क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। सही है। d बराबर हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 4, तो d बराबर कितना हो जाएगा, √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो d बराबर एक जोड़ा बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मात्रक। 2√2 मात्रक, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा
आंसर। यही आएगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान सा, ठीक है ना। ये देखिएगा, ये सारी चीज़ें आप इसको नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया। आइए हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये विविधकर वाला, फिर हम लोग फिर आगे समांतर माध्य वाले बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, हम लोग उसको कल करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग एक विविधकर का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग और बाकी चीज़ें कल किया जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं प्रश्न नंबर 8, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर और मूलों की प्रकृति बताइए। का विविधकर और मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति मतलब क्या होता है, आप सोचेंगे बच्चों, मूलों की प्रकृति होता है कि जब पॉजिटिव आता है तो मूल वास्तविक होता है, और जब निगेटिव आता है तो मूल काल्पनिक होता है, और जब जीरो आता है तो मूल समान व बराबर होते हैं। ये होता है मूलों की प्रकृति। तो आइए हम लोग निकालते हैं। 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना मतलब कंपेयर, तुलना करने पर, तो a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 3। ये हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 3। तो विविधकर क्या निकालते हैं, d बराबर v² माइनस 4ac। ये क्या फार्मूला होता है, विविधकर का। किसका फार्मूला होता है, विविधकर का। ये होता है विविधकर, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, d बराबर v² का मान कितना है, -4 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 3। तो d बराबर 4 चौक 16, 4 तियां 12 दूना 24। तो d बराबर कितना आ जाएगा, -8। देख रहे हैं, अब -8 आ गया तो कहेंगे सर -8 आ गया तो इसकी प्रकृति क्या होगी। बच्चों इसकी प्रकृति क्या होगा, कोई मूल नहीं होगा। क्या यहाँ लिख देंगे, कोई मूल नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों क्या आ गया माइनस, अतः इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, ठीक है ना। क्या होंगे, काल्पनिक, कोई मूल नहीं होगा। ये क्या होगा इसका आंसर, सही है। चलिए फिर हम लोग बस इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप लोग थोड़ा सा देख नहीं पाएंगे, क्योंकि डर लगता है, कुछ जो नए नए बच्चे होते हैं उनको लगता है इतनी बड़ी वीडियो, ठीक है, छोटा रहेगा सही रहेगा। हम लोग चीज़ें बस ये मतलब है बच्चों, आप सीखिए, बस जितना हम पढ़ा दें आपको मज़ा आ रहा है ना, सारी चीज़ें बस आप, मेरा एक ही मकसद है केवल, आप इस बार इतना अच्छा रिजल्ट लाइए कि बस जिस दिन आपका रिजल्ट आए बस आप यही कहिए कि सर सच में मतलब बहुत सारी चीज़ हम लोग सीखे, बहुत सारी चीज़ मतलब वो देखिए, पढ़ाई ये सोच के आप करिए कि अगर देखिए बस 4 दिन बच्चों मेहनत करना है, मात्र 4 दिन 5 दिन की मेहनत है या 10 दिन की मेहनत है। यार 10 दिन अगर आप मेहनत कर लेंगे, सच बता रहे हैं ना, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना आपका दिल एकदम गार्डन, मतलब बहुत खुशी मिलेगी यार। ये लगेगा कि 10 दिन की मेहनत से आपका 10%, अब जिस दिन सोचिए आपका 90 नंबर आ जाए, 95 नंबर अगर मैथ में आ जाए, थोड़ा मेरा भी सब सपोर्ट हो जाए, मतलब हम भी आपके साथ थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो बस अपने ये इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं, बाकी यहाँ हमको अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है, बस इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका जब रिजल्ट आएगा आपको खुशी मिलेगी। जब आपका मैसेज आएगा तो फिर एक देखिए, एक टीचर के लिए या एक माँ बाप के लिए बच्चे जो उनके स्टूडेंट होते हैं या जो उनके बच्चे होते हैं, जब वो खुश होते हैं, उनसे ज़्यादा खुशी उस स्टूडेंट मतलब गार्जियन को या फिर टीचर को होती है, क्योंकि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी छिपी होती है, वो दिखती नहीं है। दिखाते तो आप हैं, जाहिर आप करते हैं, लेकिन उसके पीछे मेरा होता है, ठीक है। तो ये बस इस खुशी के लिए बस सारी चीज़ें हम मेहनत कर रहे हैं, बाकी और सब ठीक है। तो इसलिए बच्चों आप अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर दोगे ना, तो सही बता रहे हैं, जिस दिन रिजल्ट आएगा अगर 10 नंबर और बढ़ जाएगा 10 दिन में, तो फिर देखिए मज़ा आ जाएगा। जिस दिन आप रिजल्ट निकलवाने जाओगे या कोई फ़ोन कर बताएगा कि यार तुम तो गणित में 95, इसमें 96, जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन को ये सोच के पढ़िए कि कितने सारे लोग फ़ोन करेंगे, आप मेरे पास फ़ोन करेंगे, हम वीडियो कॉल में खुद ही अपने जो बच्चे पास के हैं उनको हम बुलाएंगे अपने स्टूडियो में, फिर उनसे सारी चीज़ें बातें किया जाएगा, ताकि और आने वाले बच्चे फिर देखें, कुछ सीख पाएँ कैसे आपने पढ़ा था। और जो बच्चे दूर के हैं, जो आप यहाँ नहीं आ सकते, तो उनसे हम वीडियो कॉलिंग पर पक्का आप सबका भी एडमिट कार्ड लेंगे, और जो आ सकते हैं उनको बुलाएंगे, फिर हम लोग मिलेंगे ही हर जगह, तो सारी चीज़ें सब किया जाएगा। तो बस उस दिन के सोच के लिए पढ़िए, सोच के उस दिन के बारे में, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, हर रिलेशन, हर लोग जो आपको इधर उधर बोलते थे कि बस ऐसे चलो पास हो जाओ बहुत है,
तो उस दिन के लिए बस सोच के पढ़िए तो बहुत मजा आएगा। और 10 दिन की यार मेहनत है, अगर 10 दिन आप सच में पढ़ लेते हैं ईमानदारी से एकदम 10 घंटा 12 घंटे जितना उसके, अरे एक ही बार तो मेहनत करना है, फिर देखिएगा ये आपके जीवन की बच्चों पहली सीढ़ी है। इसके बाद ना हर लोग आपको उसी नज़रिए से देखेंगे, ठीक है ना, कि बच्चा 90% लाया है, 92% लाया है, 95 लाया है, मतलब सच में बहुत मेहनती है। जिसका घर वालों को नहीं भी मन होगा ना, तब भी आपको कहेंगे नहीं तुम कुछ करो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। आपके बहुत सारे रिलेशन वाले खुद आपके मम्मी पापा मनोबल बढ़ा देंगे कि नहीं नहीं पढ़ाइए, बहुत कुछ कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो, तो बस उस दिन के बारे में सोच के पढ़िए जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। सच में आप हमको बताएंगे, हम आपसे फ़ोन करके पूछेंगे, सारे रिलेशन वाले आपके पास फ़ोन करेंगे कितना है, कितना आप बताएंगे कितना आया, फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो बस यार 10 दिन की मेहनत है, आप अगर अच्छे से मेहनत कर लेंगे फिर सारी कुछ एकदम सब कुछ बदल जाएगा, बहुत सारी खुशी मिलेगी आपको। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग इतना ही करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग एकदम मन लगा के तैयारी करते रहिए। और बच्चों इस चैनल को भी एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम करते रहिए। हम कहें या ना कहें, आपको अपना काम ईमानदारी से करना है। जितने आपके दोस्त वगैरह हैं सब तक एकदम वीडियो को भेजते रहिए। बाकी ठीक है, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से चल रही हैं, आपका प्यार सपोर्ट अच्छे से मिल रहा है और मिलता भी रहे, क्योंकि आपके साथ साथ थोड़ा बहुत हम भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अभी सोचिए 1:30-2 बज रहे हैं, वीडियो को बनाना, एडिट करना, थंबनेल लगाना, इसके बाद फिर अपलोड करना, सारी चीज़ें। ठीक है, तो फिर ठीक है बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।